Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स कवर कर रहे थे और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे थे इसकी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोगों ने शुरुआत किया था इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब सैलरी में कौन कौन से इनकम टैक्सेबल होगा, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी हमने कवर किया था। अलाउंसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं, टैक्सेबल अलाउंसेस, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, ये सब हमने कवर कर लिया था। फिर हमने पर्क्विजाइट्स कवर किए। पर्क्विजाइट्स में भी हम लोगों ने एग्जेम्प्टेड पर्क्विजाइट, टैक्सेबल पर्क्विजाइट, इन सब के बारे में पढ़ा। पर्क्विजाइट्स में अभी हमारे कुछ और जो पर्क्विजाइट्स है वो हम लोग कवर करने वाले। हमने ऑलमोस्ट सारे के सारी चीज़ें सैलरी में कवर कर चुके, बस एक दो क्लासेस में हमारा सैलरी वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है जो कि आपके एग्जाम में शायद आ सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आता है सैलरी में वो भी हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आते, कैसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, कैसे प्रैक्टिस करना है, ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम जो रिमेनिंग हमारे पर्क्विजाइट्स है वो हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले। अगर आप लोगों ने सैलरी का क्लासेस नहीं देखा है, ये आपका पहला क्लास है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आई बटन पे क्लिक करके ये सारे के सारे जो क्लासेस है, ये जो प्ले लिस्ट है पूरा का पूरा टैक्स का, वो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आप सिर्फ सैलरी वाला चैप्टर से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट कि ये जो क्लासेस है ये आपको एंड में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पर्क्विजाइट्स कवर किया था वो हमने किया था मेडिकल फैसिलिटी का। ठीक है, फिर हम लोगों ने अदर देन मोटर व्हीकल, ये जो कार वगैरह था, मोटर कार वगैरह था, वो हमने कवर किया था। मेडिकल फैसिलिटी हमने कवर किया था। एजुकेशन फैसिलिटी हम लोगों ने कवर किया था, राइट। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था गिफ्ट वाउचर। इसका नंबरिंग थोड़ा सा गलत है तो नंबरिंग पे मत जाइए, हमने यहाँ तक कवर किया था। आज हम लोग ये कवर करने वाले एक और पर्क्विजाइट जिसका नाम है इंटरेस्ट फ्री लोन। ओके, नंबरिंग में थोड़ा सा गलत हो गया इस बुक में, बट डोंट गो फॉर नंबर्स, हमें बस ये फोकस करना है कि हमने क्या क्या कवर किया। ओके, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट, ये भी वन टाइप ऑफ बेनिफिट होता है जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। एक एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को फ्री में लोन प्रोवाइड करता है, या फिर जो मार्केट के रेट है, मार्केट के रेट से अगर सस्ते में इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है, देन इन दैट केस आपको क्या होगा, आपका हाथ में वो पर्क्विजाइट ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है। देखो, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सस्ते रेट में लोन प्रोवाइड कर रहा है या फिर बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड कर रहा है और वो लोन का अमाउंट 20,000, आपको ये अमाउंट याद रखना है, इफ द लोन अमाउंट इज लेस देन 20,000 देन इट्स एग्जेम्प्टेड पर्क्विजाइट। यानी कि सपोज मेरा कोई एम्प्लॉयर है, मेरा कोई एम्प्लॉयर अगर मुझे लोन प्रोवाइड कर रहा है तो ये बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होगा मेरे हाथ में, वो भी फ्री में। अगर मार्केट से ज़्यादा रेट में प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों, मतलब क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करते। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो अप टू 20,000 इट्स नॉट टैक्सेबल, अप टू 20,000 कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, लेकिन अगर 20,000 से ज़्यादा का लोन है एंड लोन लिया गया है स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, सपोज कोई कैंसर किसी भी एम्प्लॉय को या फिर उसके फैमिली मेंबर को कोई कैंसर है, एड्स है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जो कि बड़े बीमारियां होते हैं जिसमें मरने की चांसेस ज़्यादा रहता है, उसके ट्रीटमेंट कॉस्ट हाई होता है, तो अगर ज़्यादा अमाउंट का लोन दिया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस स्पेसिफाइड डिजीज, उस केस में क्या होगा, वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। सही है, सॉरी, उस केस में वो अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा। नॉर्मल केस में 20,000 और स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट, स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट में कोई भी अमाउंट हो वो एम्प्लॉयर फ्री में दे सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल केस में एम्प्लॉयर ने 20,000 से ज्यादा का, 20,000 से ज्यादा का लोन दिया है, देन इन दैट केस जो भी बेनिफिट एम्प्लॉय को मिला है मार्केट रेट से जितने भी कम रेट में एम्प्लॉयर ने लोन दिया है, वो क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा एम्प्लॉयर है, मैं टाटा कंपनी में जॉब करता हूँ, टाटा लिमिटेड में।
ठीक है, टाटा लिमिटेड में मैंने अपनी घर खरीदने के लिए एक लोन लिया टाटा से। मैंने बोला कि सर मुझे घर खरीदना है, मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, 20 लाख का लोन। ओके, अब टाटा वालों ने मुझे लोन दिया एट ए रेट ऑफ 2%, एट ए रेट ऑफ कितना है 2% के हिसाब से लोन दिया मुझे। एसबीआई का होम लोन, एसबीआई का होम लोन जो है, क्योंकि आपको किसी ना किसी से तो कंपेयर करना है, ये जो मार्केट रेट है वो क्या है, एसबीआई का ओपनिंग रेट। एसबीआई का जो होम लोन है ना, उसका ओपनिंग रेट कितना है सर, उसका ओपनिंग रेट है 9%। एसबीआई का जो होम लोन है उसका इंटरेस्ट कितना है 9%। ओके, सो मेरे एम्प्लॉयर ने, टाटा वालों ने मुझे कितने परसेंट पे दिया है, 2% पे दिया है। यानी कि मुझे कितना परसेंट का बेनिफिट सर मिला, मुझे कुल 7% का बेनिफिट मिला। मुझे जो बेनिफिट मिला है वो है 7% का। तो उस केस में क्या होगा, ये जो 7% का इंटरेस्ट है ये मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि 20 लाख इंटू 7%, यानी कि 1,40,000 विल बी टैक्सेबल एज परक्विजाइट इन माई हैंड। सही है। सो जो आपका परक्विजाइट का वैल्यू आएगा वो आएगा लोन अमाउंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसे, टैक्सेबल परक्विजाइट लोन अमाउंट इंटू मार्केट रेट माइनस एम्प्लॉयर्स रेट, लोन अमाउंट इंटू मार्केट रेट माइनस एम्प्लॉयर्स रेट। और हमेशा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्केट रेट बोले तो मार्केट रेट क्या है सर, एसबीआई का जो ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 से, सपोज 2024 2025 है या फिर 25 से होगा, तो उस केस में जो भी आपका पहला है, ठीक है, पहले डेट को जो भी इंटरेस्ट है एसबीआई का वो होगा आपका मार्केट रेट। सही है, बिल्कुल सही। चलो उसके बाद बात करेंगे लीव ट्रैवल कंसेशन का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट परक्विजाइट है, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है। उसके बाद अगर मैं बोलूं ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, यह आज के डेट में इसे पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा होगा क्लास, लेकिन आज के क्लास में हम लोग इसे पूरा का पूरा कवर करने वाले। देखो सर, लीव ट्रैवल कंसेशन क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब एम्प्लॉयर कभी कभी क्या करता है ना, एम्प्लॉय को बोलता है कि भाई बहुत काम कर लिया आपने, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या बोलता है कि भाई बहुत काम कर लिया आपने, जाइए थोड़ा सा घूम फिर के आइए। ठीक है, एम्प्लॉयर कभी कभी एम्प्लॉय को बोलता है कि बहुत काम कर लिया, बहुत ऑफिस में टेंशन वगैरह ले लिया, कभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ कभी अपनी फैमिली के साथ जाओ, थोड़ा सा घूम के आओ, या फिर अगर अकेले ही घूमने जाना है तो अकेले भी जाओ, घूम के आओ। ठीक है, और जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा होगा वो मैं पे करूंगा। ठीक है, जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा होगा वो मैं पे करूंगा। इसे बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर ट्रैवल फैसिलिटी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है या फिर एम्प्लॉय ने ट्रैवल किया है, जो उसका खर्चा आया वो एम्प्लॉयर ने रीएम्बर्समेंट किया है, तो उसे बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। अब ये लीव ट्रैवल कंसेशन का कुछ एग्जेम्पशन आपको मिलता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में। किसमें मिलता है सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में मिलता है। सेक्शन गलत लिख लिया, हाँ सॉरी, हाँ सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में। सही है। सो इसका कुछ एग्जेम्पशन आपको मिलता है, लेकिन सर कितना एग्जेम्पशन मिलता है वो बता दीजिए। देखो, अगर आपने बाई एयर ट्रैवल किया है, आपने किस रूट पे आपने ट्रैवल किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मोड पे आपने ट्रैवल किया है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने बाई एयर ट्रैवल किया है, एयरवेज में अगर आपने ट्रैवल किया है तो इकोनॉमी क्लास शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, सो बाई एयर अगर आपने ट्रैवल किया है तो क्या होगा, इकोनॉमी क्लास फेयर फॉर शॉर्टेस्ट रूट। अगर बाई रेल आपने ट्रैवल किया है, अगर आपने, आपको पता है कि एयर में क्या होता है, दो टाइप के क्लासेस होता है। ठीक है, एक होता है फर्स्ट क्लास, एक होता है मतलब बिजनेस क्लास होता है, और एक इकोनॉमी क्लास होता है। तो एयरवेज में अगर आपने ट्रैवल किया है तो इकोनॉमी क्लास फेयर फॉर शॉर्टेस्ट रूट, ये होगा आपका एग्जेम्पशन अमाउंट, मतलब इतना मैक्सिमम आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। ठीक है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते, सपोज मेरे एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई जाओ तुम्हें जहां घूमना है घूमो, बिल हम पे करेंगे। तो मैं गया गोवा। पता है आपको, गोवा घूमने के लिए बहुत सारे लड़के लोग क्या करते हैं, गोवा की ट्रिप लगाते। तो गोवा जाने के लिए सपोज मैं रहता हूं भुवनेश्वर में, वहां से मैं गया गोवा। अब भुवनेश्वर से गोवा जाने के बाद, भुवनेश्वर से गोवा जब मैं जा रहा हूं तो मैं फ्लाइट में जा सकता हूँ, ट्रेन में जा सकता हूँ, किसी में भी जा सकता हूँ। ठीक है, सो अगर मैंने फ्लाइट में जाने की सोचा और मैंने फ्लाइट में जाने के लिए बिजनेस क्लास बुक किया, मैंने बुक किया बिजनेस क्लास।
जिसकी फेयर कितना है, जिसकी फेयर है 25,000 रुपीज। ओके, और एक है इकोनॉमी क्लास, ठीक है, और एक है इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमी क्लास का फेयर कितना है सर? इकोनॉमी क्लास का फेयर है 5,000। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो देखो, मैं गया तो हूं बिजनेस क्लास में, लेकिन मुझे एग्जेम्पशन कितना मिलेगा सर? इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि भाई आपको बिजनेस क्लास का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको इकोनॉमी क्लास, हम सबसे सस्ता वाला ही अलाउ करेंगे। टैक्स जब लेंगे तो सबसे महंगे वाले पे लेंगे, लेकिन जब अलाउ करेंगे आपको सस्ता वाला अलाउ करेंगे। यानी कि ओनली जो एग्जेम्पशन अमाउंट है वो कितना होगा? इकोनॉमिक क्लास फेयर, वो भी शॉर्टेस्ट रूट। ऐसा नहीं है कि मैं गोवा से, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं भुवनेश्वर से मुंबई जाऊंगा, ठीक है, फिर मुंबई से गोवा जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर भुवनेश्वर से डायरेक्ट अगर भुवनेश्वर से डायरेक्ट फ्लाइट गोवा को जा रहा है ना, ऐसा नहीं होगा कि मैं मुंबई से घूम के ऐसे जाऊंगा। डायरेक्ट फ्लाइट अगर है, जो शॉर्टेस्ट रूट है, यानी कि जो सबसे कम रास्ता है ना, छोटा रास्ता है ना, उसी का इकोनॉमी क्लास शॉर्टेस्ट रूट का फेयर एग्जेम्प्ट होगा। सो अगर भुवनेश्वर से गोवा की फ्लाइट जो है वो इकोनॉमी क्लास में 5,000 का है तो 5,000 ही एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। मैं यहां से मुंबई जाऊंगा, मुंबई से भुवनेश्वर की जो फ्लाइट है वो 5K का है, फिर भुवनेश्वर से मुंबई का 5K का है, फिर मुंबई से गोवा का 6K का है, तो 11,000 मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। सो बाय एयर अगर मैंने ट्रैवल किया है, इकोनॉमी क्लास शॉर्टेस्ट रूट, ओके। अगर सर मैंने रेलवे में ट्रैवल किया, मतलब बाय रेल ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि भाई रेलवे में जाओ तो थोड़ा अच्छे से जाओ ना, फर्स्ट क्लास एसी फेयर शॉर्टेस्ट रूट, ओके, फर्स्ट क्लास एसी फेयर शॉर्टेस्ट रूट, उसमें जाओ आप लोग, ठीक है, वो आपके हाथ में एग्जेम्प्टेड होगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है कि आप मतलब कोई जगह को आप जा रहे हो जिसमें आपका क्या है कि रेलवे कनेक्टिविटी है, जिसमें आपका रेलवे कनेक्टिविटी है, लेकिन आप जा रहे हो बस में या फिर अदर कोई मोड में जा रहे हो, यानी कि रेल कनेक्टिविटी है। जैसे कि गोवा की अगर मैं बात करूं, गोवा को भुवनेश्वर से रेल कनेक्टिविटी है, लेकिन आप बोले कि नहीं मैं तो बस में जाऊंगा, ठीक है, मैं तो क्या करूंगा, बस में जाऊंगा, मजा ही आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, मैं बस में जाऊंगा। तो अगर आपने कोई अदर मोड में ट्रैवल करने की सोचा और रेलवे कनेक्टिविटी है, तो फर्स्ट क्लास एसी फेयर शॉर्टेस्ट रूट, फिर भी आपको क्या लेना है, रेलवे का जो फर्स्ट क्लास एसी है शॉर्टेस्ट रूट है, उसका ही एग्जेम्पशन लेना है। सपोज मैंने सोचा कि मैं बस में जाऊंगा और बस में जाने का जो खर्चा आया वो आया 6,000 का, डिलक्स बस में मैं गया, तो लेकिन एग्जेम्प्टेड कितना होगा, जो फर्स्ट क्लास एसी का फेयर है। सपोज फर्स्ट क्लास एसी का फेयर है 3,000 का, तो 3,000 मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का जो 3,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा, सही है। अच्छा, अगर हम ऐसे एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है, हम कोई ऐसा जगह जा रहे हैं जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे रेलवे लाइंस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस एरिया का जो भी, उस जगह के लिए जो भी रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, उस एरिया के लिए जो भी रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, उसका फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर आज द केस में भी फॉर शॉर्टेस्ट रूट। देखो, सपोज हम राजस्थान जाना चाहते हैं, हम राजस्थान की जो डेजर्ट है ना उसमें जाना चाहते हैं, वहाँ पे सिर्फ ऊँट चलते हैं, वहाँ पे कोई मतलब ट्रेन वगैरह नहीं है, या फिर सिर्फ बस चलता है, कोई ट्रेन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास, उसका जो भी रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास जो रूट है, वो डिलक्स क्लास फेयर है, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अच्छा, जहाँ पे कोई भी रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, भाई ऐसे जगह जाना ही क्यों है, पहला तो क्वेश्चन वो है कि जहाँ पे कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है। सपोज किसने बोला कि मैं हिमालय जाऊंगा, तो भाई जा ना, सन्यासी बन जा तू। वेयर नो रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, जहाँ पे कोई भी रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, वहां पे आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लास फेयर एज पर द रेलवे ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट, फर्स्ट क्लास एसी फेयर एज पर द शॉर्टेस्ट रूट। आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतने डिस्टेंस का रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी का जो भी प्राइस आ रहा है वो आपके हाथ में एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है कि ये सारे कंडीशंस आपको, अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो ये सारे कंडीशंस आपको फुलफिल करना होगा। अब व्हाट आर द कंडीशंस? नंबर 1 बोल रहा है कि जर्नी में भी परफॉर्म ड्यूरिंग द सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट।
बोल रहा है कि भाई जर्नी आप ड्यूरिंग आफ्टर रिटायरमेंट भी कर सकते हो या फिर अपने सर्विस के टाइम पे भी कर सकते हो, ड्यूरिंग द सर्विस भी कर सकते हो या फिर तो आफ्टर रिटायरमेंट भी कर सकते हो। जर्नी मस्ट बी परफॉर्म्ड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया, जर्नी मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन एनी प्लेस, जर्नी मस्ट बी परफॉर्म टू एनी प्लेस विद इन इंडिया, जर्नी इंडिया के बीच में होना चाहिए। मेरा एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई कहाँ जाना है, मैंने बोला थाईलैंड जाना है या फिर बैंकॉक जाना है, नहीं मिलेगा एग्जाम्शन। ठीक है, अगर आपको बैंकॉक, थाईलैंड, दुबई ये सारे एरिया जाना है तो नहीं मिलेगा एग्जाम्शन, आपको इंडिया में ही जर्नी करना है। धार्मिक लोग हो आप लोग तो इंडिया में ही रहो भाई। ओके, आरसीसी कैन परफॉर्म द जर्नी विथ हिज फैमिली, विथ his or her family, spouse and children of the individual and parents and brothers solely or mainly dependent। भाई क्या बोल रहे हैं देखो कि भाई खुद भी जा सकते हो या फिर अपने फैमिली को लेके भी जा सकते हो, बीवी बच्चों को लेके जा सकते हो, अपनी पेरेंट्स को लेके जा सकते हो, अपनी ब्रदर सिस्टर जो भी है उन्हें भी ले सकते हो। अगर अपनी ब्रदर सिस्टर को ले सकते हो अगर वो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर वो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है then you can take you with your journey। okay, in case journey is performed to various places together, then the maximum exemption limit to the extent of the cost of journey from the place of origin to the place of farthest point by the shortest route। देखो अगर हम गोवा गए, मुंबई गए, वहां से हम लोग क्या गए, केरला गए। ठीक है, भुवनेश्वर से हम लोगों ने मुंबई गए, मुंबई से गोवा, गोवा से हम लोग गए केरला। ठीक है, इसे हम लोगों ने मल्टीपल प्लेसेस ट्रैवल किया है। तो भुवनेश्वर से जो मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन था, जहां से मैंने जर्नी स्टार्ट किया, वहां से जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस है, सपोज सबसे लॉन्ग डिस्टेंस फॉर एग्जांपल केरला है, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस फॉर एग्जांपल केरला है, तो केरला का जो भी प्राइस है, मतलब भुवनेश्वर टू केरला, इसका जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा ना, उसका जो कॉस्ट आएगा वो मेरे लिए एग्जेम्प्टेड है। यानी कि अगर मैंने मल्टी पॉइंट जर्नी परफॉर्म किया है तो जो सबसे दूर वाला एरिया है उसका इकोनॉमी क्लास शॉर्टेस्ट रूट या फिर उसका फास्ट क्लास एसी शॉर्टेस्ट रूट या फिर उसका डिलक्स क्लास शॉर्टेस्ट रूट, वो मुझे लेना है फॉर एग्जाम्शन। ओके, अच्छा एक चीज इसमें आपको याद रखना है जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, वो ये है कि देखो 1986 से पहले बच्चों का कोई लिमिट नहीं था। 1986 से पहले आप कितने भी बच्चे अपने साथ ले सकते थे। 1960 से पहले ये रूल था कि अपने साथ आप कितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड आपका ले सकते थे। लेकिन उसके बाद बच्चे आ गए कि भाई देखो 1986 के बाद जिनके बच्चे हुए वो मैक्सिमम अपने साथ 2 बच्चे ही ले जा सकते। ठीक है, उससे ज़्यादा बच्चे आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर कोई किसी का ट्विंस है, सपोज किसी का पहला बच्चा हुआ 1 बच्चा, फिर उसके बाद 2 बच्चे हुए। ठीक है, मतलब सेकेंड जो बात हुआ ना वो मल्टीपल चाइल्ड हुआ, तो आप तीनों को लेके जा सकते हो। ओके, सपोज कोई 1 बच्चा हुआ, उसके बाद मैक्सिमम बच्चे आप कितना ले सकते हो, 2। ठीक है, अपने साथ मैक्सिमम आप 2 बच्चे ले सकते हो। लेकिन अगर आपका दूसरा बच्चा ट्विंस है तो उस केस में आप दोनों को ले सकते हो, मतलब तीनों को ले सकते हो। ठीक है, वो 2 ट्विंस है उन्हें भी ले सकते हो, उसके साथ अपना जो पहला बच्चा है उसे तो ले ही सकते हो। ठीक है, अच्छा इसका मतलब अगर मल्टीपल लास्ट वाला चाइल्ड मल्टीपल चाइल्ड होता है तो उससे आप अपने साथ कितने भी बच्चे हो ले सकते हो। अच्छा एक और चीज हमें याद रखना है कि जो जर्नी है ना वो हमेशा 2, मतलब जो आपको एग्जाम्शन मिलेगा वो हमेशा ब्लॉक में मिलेगा। यानी कि 4 कैलेंडर ईयर को लेके एक ब्लॉक बना हुआ है। जो आपको एग्जाम्शन मिलेगा इस सेक्शन में वो ऐसे मिलेगा, देखो 2022, 2023, 2024, 2025, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो ब्लॉक स्टार्ट होगा वो होगा 2026, 2027, 2028, 2029। ये सारे कैलेंडर ईयर वाइज ब्लॉक है, ये सारे कैलेंडर ईयर वाइज ब्लॉक है। और ये जो एग्जाम्शन है आपकी एम्प्लॉयर, शायद आपका एम्प्लॉयर ऐसा हो सकता है कि हर साल आपको जर्नी करने के लिए, हर साल आपको ट्रैवल करने के लिए पैसा दे रहा है। लेकिन हमारे केस में यानी कि इनकम टैक्स में जो आपको एग्जाम्शन मिलेगा वो किसी 2 साल के लिए मिलेगा। एक ब्लॉक में 2 साल के लिए मिलेगा। सपोज 2022 की मैं बात करूं तो 2024 में अगर आपने जर्नी किया है, 2025 में किया है, तो आप दोनों को एग्जाम्शन मिलेगा। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपने 3 जर्नी परफॉर्म किया है, सपोज एग्जाम्पल कि आपने 1 जर्नी परफॉर्म किया, दूसरा तीसरा किया है, तो 1 का एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 का एग्जाम्शन आपको मिलेगा। ठीक है, ये है ब्लॉक। अच्छा देखो एक और चीज, तो एक ब्लॉक में 4 कैलेंडर ईयर्स होते हैं और 4 कैलेंडर ईयर से
किसी 2 में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा और बाकियों में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, जो है कि सपोज एक बात याद रखिए कि अगर कोई पर्सन किसी ब्लॉक में ट्रैवल नहीं कर पाता, सपोज इस ईयर में जो 2022-2023 था, इसमें सपोज कोविड वगैरह था या फिर किसी भी रीजन की वजह से उसका शादी नहीं हुआ था, उसने कोई भी ट्रैवल नहीं किया, जीरो ट्रैवल किया, कुछ भी ट्रैवल नहीं किया, तो सर क्या ये जो छुट्टियां है, क्या ये जो एग्जाम्शन है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट ईयर को? मतलब हम नेक्स्ट ईयर में 4 का एग्जाम्शन ले सकते हैं, हमें हर ब्लॉक में 2 ईयर का एग्जाम्शन मिलेगा ना, 2 ईयर्स का। तो हमने इसमें तो कोई ट्रैवल किया ही नहीं है, इसमें हमने कोई ट्रैवल नहीं किया है, तो क्या इसमें हम चारों में एग्जाम्शन ले सकते हैं? देखो, आप चारों में तो एग्जाम्शन नहीं ले सकते, लेकिन 3 में ले सकते हो। यानी कि अगर आपने कोई ब्लॉक में ट्रैवल नहीं किया है या फिर 2 एग्जाम्शन नहीं लिया है, तो आप एक एडिशनल एग्जाम्शन नेक्स्ट ब्लॉक में ले सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि उसका जो पहला ईयर है उसी में आपको जर्नी परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि अगर जो हमारा ब्लॉक है 2022 से लेकर 2025 तक, इसमें हमने कोई भी एग्जाम्शन क्लेम नहीं किया है या फिर सिर्फ एक एग्जाम्शन किया है, तो 2026 से 2029 वाला जो ब्लॉक है उसमें हम एक और एडिशनल क्लेम ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 2026 में हमें जर्नी परफॉर्म करना है, यानी कि घूमने जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर हमने 2027 में ब्लॉक ले लिया, मतलब कोई भी ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं, 2028 में हम ट्रैवल कर सकते हैं, 2029 में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्लॉक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि नेक्स्ट ब्लॉक का, मतलब एक ईयर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि नेक्स्ट ब्लॉक का पहले साल में वो एग्जाम्शन हमें लेना पड़ेगा, तब भी जाके ये अलाउड होगा, वरना अलाउड नहीं होगा। सही है सर? बिल्कुल। अच्छा, चलो फिर देखते हैं ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड हॉलीडे होम एक्सपेंडिचर। ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड हॉलीडे होम एक्सपेंडिचर है, ये भी बहुत ही सिंपल सा परकुजाइट है। देखो, अगर आप घूमने जाओगे तो आपको एम्प्लॉयर सिर्फ घूमने के लिए क्यों पैसा देगा? भाई होटल भी तो दे सकता है कि फ्री में जाओ, होटल में रहो, घूम के आओ। अगर कोई गोवा घूमने जा रहा है तो बेचारे को होटल भी तो चाहिए, है कि नहीं? सो होटल भी मिलेगा सर। सो ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड हॉलीडे होम एक्सपेंडिचर के केस में क्या है, देखो, अगर आपको एम्प्लॉयर हॉलीडे होम या फिर होटल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और वो ऐसे प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि वो रैंक वाइज है, रैंक वाइज मतलब सपोज आप आईटीसी की बात करिए, ठीक है, एम्प्लॉयर आईटीसी का खुद का होटल फैसिलिटी है, आईटीसी होटल आप ले लीजिए, आप ताज होटल का फैसिलिटी ले लीजिए, जिसमें एम्प्लॉयर बोलेगा कि भाई हमारा खुद का तो होटल है, आप घूमने जाओ, होटल में जाके रहो, लेकिन वहाँ पे जो रूम है वो यूनिफॉर्मली प्रोवाइड नहीं किया जाता, यानी कि सबको एक टाइप का रूम नहीं मिलता है। ताज में जितने भी एम्प्लॉइज है, किसी अपने औकात के हिसाब से, यानी कि अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर उन्हें रूम मिल रहा है, जिसका जो भी रैंक है, जिसका जो भी पोजीशन है, उसके हिसाब से अगर रूम मिल रहा है, तो उस केस में उसकी टैक्सेशन थोड़ा सा अलग होगा। देखो, where such facility is maintained by the employer and is not available uniformly to all employees, where such facility is maintained by the employer, where such facility is maintained by the employer and is not available uniformly to all employees, उस केस में क्या होगा, वैल्यू एट which such facility are offered by other agency to the public, टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा कि भाई सेम टाइप का फैसिलिटी अदर एजेंसीज यानी कि अदर कंपनीज अपने जनरल लोगों से कितना चार्ज कर रहे हैं। सपोज कोई ताज में जाके रहना चाहता है, ताज का कोई एम्प्लॉय ताज में एक 5 स्टार रूम में रहता है, ठीक है, तो मार्केट में उस रूम का वैल्यू कितना है, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आईटीसी होटल है, मेरियट से, ओबरो है, ये सारे जो होटल्स है ये कितना चार्ज करते हैं सिमिलर रूम का, तो जो भी चार्ज करते हैं, जो भी जनरल लोगों से चार्ज किया जाता है वही आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, यानी कि आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ओके, where the employee is an official tool and have a family member for the company, सपोज एक एम्प्लॉई है हमारा, ठीक है, एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है हुसैन, नया नया शादी हुआ है बेचारा का, उसे ऑफिशियल टूर पे भेज दिया, बीवी बहुत प्यार कर रही है, ठीक है, दोनों थोड़ी मतलब शादी हुआ है, 2 दिन के बाद बोला कि भाई ऑफिशियल टूर में भेज देते, ठीक है, 4-5 दिन अगर वेट कर लेते तो भी अच्छा होता, ठीक है, लेकिन कंपनी वालों ने बोला कि नहीं 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 भाई आप नहीं रुक सकते, शादी हो गया, अब आपको क्या करना है, काम पे जाना है। अब बेचारा बोला कि नहीं मुझे अपनी वाइफ को छोड़ के नहीं जाना है, तो कंपनी ने बोला एक काम करो, वाइफ को साथ में लेके जाओ, लेकिन ऑफिशियल टूर में जाओ। तो एम्प्लॉय तो जा रहा है, जो हुसैन है वो तो जा रहा है ऑफिशियल टूर में, उसकी वाइफ उसके साथ में कंपनी देने के लिए जा रही है, तो
एम्प्लॉयर का खर्चा मतलब एम्प्लॉय का जो भी खर्चा होगा वो तो ऑफिशियल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, लेकिन उसकी वाइफ के लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो क्यों ऑफिशियल एक्सपेंडिचर में आएगा? ठीक है, वो तो पर कुछ हालांकि कंपनी बियर कर रहा है, लेकिन उसे जो भी खर्चा हो रहा है इनकम टैक्स वाले बोल रहे कि भाई देखो वो हम परकुजेट में ट्रीट करेंगे और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स लगाएंगे। ठीक है, वेयर द एम्प्लॉय इज इन ऑफिशियल टूर and have a family member for company, the amount of expenditure so incurred for accompanying member of his household, और अगर उसकी बीवी के लिए या फिर किसी और भी फैमिली मेंबर हो सकता है, उसके अकम्पनी के लिए हमने जो भी खर्चा किया है, उसके ट्रैवलिंग में या फिर उसके स्टेइंग में हमने जो भी खर्चा किया है वो पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल होगा परकुजेट के हिसाब से। अच्छा देखो, अगर एम्प्लॉय गया था घूमने के लिए ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल पर्पज में वो घूमने के लिए गया था एम्प्लॉय, लेकिन उसे वो जगह पसंद आ गया। सपोज मेरा एक फ्रेंड है रिंकू बोल के उसका नाम है, ठीक है। अब रिंकू क्या गया था? रिंकू गया था ऑफिशियल टूर में इजिप्ट। अब उसे इजिप्ट अच्छा लगा, बोला कि सर इजिप्ट आया हो तो एक बार जिंदगी में फिर कभी आऊंगा नहीं आऊंगा पता नहीं, एक काम करता हूँ 2 दिन घूम के जाता हूँ, प्लीज छुट्टी सर दे दीजिए। कंपनी ने बोला कि हाँ चलो होनहार एम्प्लॉय है, बेचारे को 2 दिन की छुट्टी दे देते। तो ऑफिशियल टूर में वो गया था, सपोज 3 दिन की ऑफिशियल टूर में गया था, 2 दिन छुट्टी में चला गया, तो क्या होगा? अब देखो बहुत ही सिंपल है, एक्सपेंडिचर इनकर्डेड फॉर सच एक्सटेंडेड पीरियड फॉर स्टे और वैकेशन। ये जो 3 दिन की वो ऑफिशियल टूर में गया था उसका तो कोई भी खर्चा टैक्सेबल नहीं होगा उसके हाथ में, लेकिन रिंकू ने जो 2 दिन की छुट्टी मनाई इजिप्ट में, ये 2 दिन की छुट्टी टैक्सेबल होगा। ठीक है, और रिंकू के हाथ में ही टैक्सेबल होगा जो भी कंपनी ने खर्चा किया। अच्छा चलो, अगर इससे छोड़ के और भी कोई केस है तो उसमें जो भी एक्चुअल खर्चा आया है एम्प्लॉयर का वही टैक्सेबल होगा, उसके अलावा और कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। सही है सर। चलो एक और एक और परकुजेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो चीज है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्लास में और छोटा सा पार्ट बचेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। फ्री मील फैसिलिटी, देखो अगर एम्प्लॉयर ने फ्री मील प्रोवाइड किया है, अगर एम्प्लॉयर ने फ्री मील प्रोवाइड किया है जिसमें टी, स्नैक्स अदर नॉन अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस आते, चाय पानी, ठीक है, सुट्टा वगैरह अलाउ नहीं है, और वो रेड कलर का ड्रिंक जो है वो नहीं है, सिर्फ कोका कोला वगैरह काम्पा कोला जो भी है वो मिला है, ऑफिशियल आवर में मिला है। भाई तो ये तो हर ऑफिस में मिलता है, हर सरकारी दफ्तर पे तो एक चाय वाला होता है ना, ठीक है, पियोन होता है जो कि चाय वगैरह ला के देता है, तो इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील। फ्री मील प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिशियल इन द रिमोट एरिया और ऑब्जर्व एरिया। भाई अगर आपको किसी मतलब आदिवासी वाले एरिया में डाल दिया है, पहाड़ जंगल है जहाँ पे कोई खाना बनाने के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं है, भाई ऐसे जगह पे आप खाना कैसे ढूंढोगे? अगर आपको ऐसे कोई जगह पे डाला हुआ है तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हम इतने भी तो बुरे नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि एम्प्लॉय को अच्छे से खाना दो, हम तो खुद चाहते हैं कि एम्प्लॉय अच्छे से आराम से रहे, इस वजह से तो हम एम्प्लॉयर के ऊपर टैक्स लगाने वाले, तो यहाँ पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक ऐसे जगह पे रखा है जहाँ पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो नील होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ऑफिस आवर में कुछ खाना मिला है, फ्री मील प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर एट ऑफिस और बिजनेस प्रेमाइसेस थ्रू पेड वाउचर व्हिच आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल एट जॉइंट ईटिंग्स। देखो क्या बोल रहा है कि भाई देखो अगर एम्प्लॉयर ने आपको ऑफिस का कैंटीन है, ऑफिस के कैंटीन में फ्री का खाना दिया है, या फिर एम्प्लॉयर ने आपको कोई वाउचर दिया है, किसी रेस्टोरेंट का किसी होटल का वाउचर दिया है जो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल होना चाहिए एंड यूजेबल एट जॉइंट ईटिंग्स। ठीक है, एम्प्लॉय की ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जाके खा सकते हैं, ठीक है, सिंगल खा सकते हो, लेकिन आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उस केस में क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑन द फ्री मील इन एक्सेस ऑफ 50 रुपीज पर मील शैल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। क्या बोल रहा है कि भाई देखो अगर सपोज एम्प्लॉयर आपको खाना दे रहा है 200 रुपए का, ठीक है, तो 200 रुपए पर मील का जो प्राइस है 200 रुपए का है, तो इसमें से माइनस कर लीजिए 50 रुपए, 150 रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। सर 50 रुपए में आजकल तो मंदिर में प्रसाद भी नहीं मिलता है, तो कहाँ पे मिलेगा? 1961 में एक्ट लिखा गया था, तब से इनकी जो वैल्यू है वो 50 रुपए का चलता आ रहा है, अमेंडमेंट नहीं कर रहे, तो इस वजह से 50 रुपए अभी भी है। ओके, यानी कि अगर आपने 1000 रुपए का कोई एम्प्लॉई 1000 रुपए का उसने खाना खाया, तो माइनस कर लीजिए 50 रुपए का। 50 रुपए में तो आजकल क्या एक आइसक्रीम का मतलब आइसक्रीम भी नहीं आता है आजकल, ठीक है। सो
950 आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें खाना ही नहीं चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली ये बोल रहा है। अच्छा, अगर कोई अदर केस हुआ है तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्डेड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर को एक्चुअल खर्चा आया है माइनस एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से कोई पैसा रिकवर हुआ है तो उसके हाथ में वो टैक्सेबल होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, मूवेबल एसेट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने कोई एसेट यूज करने के लिए एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है, सपोज एसी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कार हो सकता है, बाइक हो सकता है, सॉरी कार नहीं बाइक हो सकता है, इसमें अदर देन मोटर व्हीकल आपको लेना है, अदर देन मोटर व्हीकल एंड अदर देन मोटर कार एंड मोटर व्हीकल, ठीक है। जैसे एसी हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है। तो अगर एम्प्लॉयर उसे ओन करता है, उस एसेट को एम्प्लॉयर ओन करता है, तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच एसेट, आपको परक्यूजेट वैल्यू कितना लेना है, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा, अगर एम्प्लॉय वो जो एसेट है वो हायर मतलब भाड़े पे लाया है, तो एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जितना पैसा पे किया है वो ले लीजिए परक्यूजेट वैल्यू। अगर खुद का एसेट है तो एक्चुअल एसेट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, ठीक है। तो ये है टोटल परक्यूजेट का वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी 2 पेजेस ही बचा हुआ है, 2 पेजेस में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये सब कुछ खत्म कर लेंगे, ठीक है। सैलरी चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो, हम आपके लिए ही ऐसे अच्छे जो क्लासेस है वो अपलोड कर पाते हैं, तो आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये चैनल बहुत बड़ा हो, ताकि कॉमर्स फील्ड में जो बच्चों को अच्छी क्वालिटी की जो नॉलेज है, अच्छी क्वालिटी की जो एजुकेशन है, क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है सही से, ठीक है। कोई भी अपने आप को मतलब कॉमर्स फील्ड में कोई डेवलप नहीं करना चाहता। तो मेरा जो मोटिव है वो ये है कि कॉमर्स के बच्चों को एक्चुअली में हाई क्वालिटी नॉलेज मिले, इनकम टैक्स का, कॉस्टिंग का, अकाउंट्स का, सो दैट वो एक्चुअली अपनी बीकॉम के बाद कोई जॉब कर पाए जहाँ पे उन्हें नॉलेज हो। कोई भी बीकॉम का बच्चा आता है तो कोई एम्प्लॉयर उन्हें हायर नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, मतलब बच्चे एग्जाम स्किप कर रहे। सो आज एक कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो आपको एक चीज़ हमेशा याद होना चाहिए, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है ना तो थोड़ी सी और देख लो, कि आपको हमेशा एक चीज़ होना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको चाहिए, आपको हर चीज़ों का डेप्थ में जाना है। और अगर आपको बिजनेस भी करना है ना तो ये सारे चीज़ें आपके दिमाग में रहना चाहिए। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी करिए, आप आगे जाके CA, CMA, CS कोई और हायर कोर्स कर सकते हो, लेकिन इसमें फ़ायदा आपको ही रहेगा हमेशा, ठीक है। चलो, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में।